बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की प्लस एमसीक्यू बेस्ड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की। इस लेक्चर के अंदर केवल और केवल गिनती के 20 क्वेश्चन डिस्कस होंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक चार्ज है क्यूब, और उस चार्ज को आपने क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है, और आपको बताना है कि क्यूब की एक फेस से कितना फ्लक्स एमिट होगा। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यूब का साइड आपको ए दिया हुआ है और चार्ज क्यू जो है वो क्यूब के सेंटर पर है। तो क्यूब के अंदर टोटल मिला के कितनी फेस होती हैं? 6 फेस होती है। पूरे क्यूब को आप मान लो गॉसियन सरफेस, पूरा क्यूब हमारा एक गॉसियन सरफेस है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस में से एमिट होने वाला जो भी फ्लक्स होता है वो सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर क्यूब है, तो टोटल मिला के 6 फेस से कितना फ्लक्स आ रहा है? Q/ε0। तो 6 फेस का फ्लक्स है ये तो। और आपको जो निकालना है क्वेश्चन के अंदर वो एक फेस से निकालना है। क्वेश्चन रीड आउट करिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो एक फेस से कितना होगा? तो इसका आंसर हो गया एक फेस से Q/6/ε0। दिस इज द आंसर। इस जैसा ही एक क्वेश्चन और भी होता है जिसमें कि ये कह दिया जाता है कि आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए दिया हुआ है, और इस स्क्वायर प्लेट के ऊपर a/2 डिस्टेंस पर आप एक चार्ज बिठा देते हैं क्यू, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस चार्ज की वजह से प्लेट पर कितना फ्लक्स लिंक होगा। इस चार्ज की वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये निकालना है। तो कितना फ्लक्स लिंक होगा इसको निकालने के लिए डेफिनेट सी बात है, चार्ज को एंक्लोज करना पड़ेगा इस फेस को लेते हुए। तो जैसे ही आप चार्ज को एंक्लोज करेंगे तो एंक्लोज करने पर क्या बन करके आएगा? वापस से एक क्यूब। अब क्योंकि ये चार्ज प्लेट के ऊपर a/2 डिस्टेंस पर बैठा हुआ है तो नेचुरल बात है वो चार्ज क्यूब के सेंटर पर आ गया होगा। सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हुआ? भाई प्लेट जो है वो क्यूब की एक फेस ही तो हुई, तो आंसर कितना हुआ? Q/6/ε0। दोनों क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, तो चाहे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले चाहे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, दोनों का फॉर्मेट एक ही है। तो अगला क्वेश्चन है स्टेट कूलाम्स लॉ। तो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है, उनके बीच में r डिस्टेंस है। अब या तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे या दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल और अपोजिट। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म इसका, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। अब लॉ डिफाइन करने के लिए आया है, तो लॉ कैसे डिफाइन करेंगे? तो लॉ डिफाइन करने के लिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के। इसलिए लॉ को कभी कभी इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देते हैं। कूलाम्स लॉ का दूसरा नाम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है। इन दोनों रिलेशन को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो कंबाइन करने पर रिलेशन आ जाएगा K/Q1/Q2/r²। के कांस्टेंट हो गया। इस के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। इम्प्लाई कर देना। इम्प्लाई करते ही आपके पास रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन जो होगा वो ये वाला हो गया 1/4πε0 Q1Q2/r²। के 1/4πε0 होता है। के का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो एयर या वैक्यूम के अंदर जो भी फोर्स आता है निकल करके उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच का मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है। ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है। अब उसे डी बोल लो, आर बोल लो। सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिरती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिर जाती है। तो ई और वी में रिलेशन आ जाता है, E - dV/dr, या बोल सकते हैं माइनस का V/r। अब यहाँ पर आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप बोल सकते हैं V/d। यहीं से अगर आप वी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो बन जाएगा E/d। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी आर भी बोल सकते हो आप उसको। ऐसा यूनिट जो आएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आएगी वोल्ट पर मीटर। ये आ गया रिलेशन निकल करके। उसके बाद 1 नंबर के अंदर ही अगला क्वेश्चन है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एयर में कैपेसिटी जो है वो 4 माइक्रोफराड की है।
और मीडियम में कैपेसिटी जो है वो 80 माइक्रोफैराड की है, यानी कैपेसिटर की ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में आपने मीडियम डाल दिया। तो पहले जब एयर या वैक्यूम था तो कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड थी, और जब आपने मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटी 80 माइक्रोफैराड हो गई। तो आपको उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पर आप एक रिलेशन इस्तेमाल कर लीजिए, जो होता है सी मीडियम अपॉन सी एयर। सी मीडियम अपॉन सी एयर, जिसका मतलब है रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन एयर, इसका रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब सी मीडियम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 80, और सी एयर की वैल्यू दे रखी है 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि रेशियो निकाला है तो कोई यूनिट तो होगी नहीं, केवल वैल्यू होगी। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 20। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई आपके पास 20। इसी क्वेश्चन के अंदर ये बात भी समझ में आ गई कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना हो कैपेसिटी के रेशियो में, तो डिफाइन करने का तरीका सी मीडियम अपॉन सी एयर होता है। कभी कभी इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम हो जाता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, शॉर्ट में बोल देगा डिफाइन एसआईसी। तो एसआईसी को डिफाइन करने का ये तरीका होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने का दूसरा तरीका है। पहला तरीका फोर्सेस के टर्म में होता है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो यही है, जिसमें कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाईली इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ, इसके सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कौन सा आएगा इंपॉर्टेंटली कहा नहीं जा सकता है, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट। तो गॉस लॉ के अंदर बात करते हैं। तो गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो उस चार्ज को लेते हुए उस पॉइंट के साथ चार्ज को इनक्लोज कर लीजिए गॉसियन सरफेस के अंदर। उस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो भी फ्लक्स होगा, जिसको कि रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रल ई डॉट डी एल, इंटीग्रल ई डॉट डी ए से, इसकी वैल्यू सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज का हमेशा 1/ε0 टाइम्स होगी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला Q/ε0, और इसी का नाम क्या है, गॉस थ्योरम। अब ये दिया 1 नंबर में है तो ऑब्वियस ही बात है इतना ही स्टेटमेंट लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो सिचुएशन के अंदर आपको स्टेटमेंट भी देना था और गॉस थ्योरम का प्रूफ भी करना था। बाकी सारा कंटेंट नोट्स के अंदर लिखवाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जा रहे हैं। आप ए से बी कुछ भी रास्ता पकड़ लो, जो किया गया वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी आप किसी चार्ज को चलाते हैं तो चार्ज को चलाने में जो वर्क डन करना होता है वो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और अगर आप ए से बी गए और वापस लौट करके ए पर आ गए, तो क्लोज पाथ का वर्क डन हमेशा 0 होता है। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर में क्लोज पाथ का वर्क डन हमेशा 0 होता है। इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास तीन चार्जेस हैं, माइनस क्यू, प्लस का कैपिटल क्यू और माइनस का स्मॉल क्यू, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ equilateral on a straight line. If the potential energy of the system on the three charges is 0, then what is the ratio of q and minus q? गारंटेड क्वेश्चन है एमसीक्यू के मतलब का। आपसे क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वो ये कि आपके पास तीन चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस का क्यू और फिर एक माइनस का क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 2r दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू का रेशियो बताइए क्या होगा। अगर इस पूरे सिस्टम की एंटायर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0।
तो जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है और पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही है, तो आप ये तो काउंट करो कि इसमें बन कितने सिस्टम रहे हैं। तो आपके पास इसके अंदर एक सिस्टम हो गया माइनस क्यू और क्यू का, दूसरा सिस्टम हो गया आपके पास कैपिटल क्यू का और माइनस क्यू का, ये तो दो एक जैसे सिस्टम हो गए। और तीसरा और आखिरी सिस्टम जो हो गया आपके पास, वो हो गया दो माइनस क्यू चार्जेस का। तो कितने सिस्टम हो गए? तो तीन सिस्टम हो गए। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दो चार्जेस के लिए कितना होता है, यानी एक सिस्टम के लिए कितना होता है, तो वो होता है के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर। तो आपके पास तीन सिस्टम हो गए। पहला सिस्टम हो गया जिसमें कि आपने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई निकल करके, के क्यू क्यू अपॉन 2r। उसके बाद जो आपके पास बचे हुए दोनों सिस्टम है, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू वाले, ऐसे दो सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, क्योंकि इनके डिस्टेंसेस बराबर हैं और चार्जेस के पेयर बराबर है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस का के क्यू क्यू अपॉन आर। टोटल मिला के कितने सिस्टम हो गए, तीन। तीनों का सम मिला के किसके इक्वल पुट कर लिया, जीरो के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो अगर आ रही है तो ऐसा इसलिए आ रही है क्योंकि तीनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का सम जीरो के इक्वल है। अब इसके अंदर U1 की वैल्यू रख दीजिए और U2 और U3 की तो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है ही। जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास सॉल्व करते ही आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो है, तो चार्ज का रेशियो जो आएगा यहाँ से कैलकुलेट करके वो कितना आ जाएगा, 1/4। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के अंदर। आपके पास एक शेल दी हुई है। इस शेल के अंदर एक कैविटी है जिसके सेंटर पर आपने एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। शेल का आउटर रेडियस दिया हुआ है। आउटर रेडियस की वैल्यू है आपके पास r2 और इनर रेडियस की वैल्यू है आपके पास r1। और आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। कहाँ निकालनी है, तो आपको निकालनी है आउटर सरफेस पर और इनर सरफेस पर। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी, तो पहली बात तो ये है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इस रिलेशन का यूज करना है। अब सेंटर पे जो आपने चार्ज बैठाया है वो प्लस का चार्ज है। सेंटर पे जो चार्ज बैठा हुआ है वो प्लस का चार्ज है, तो इसकी वजह से स्फीयर जिसकी रेडियस r1 है, यानी अंदर वाला जो स्फीयर है इनर स्फीयर, इंडक्शन से उसकी सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। उस नेगेटिव चार्ज को नाम दे दिया माइनस का Q1। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इनर सरफेस पे जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का Q। तो इनर सरफेस पर अगर आप वैल्यू निकालते हैं सिग्मा की, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का Q अपॉन इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया कितना हो गया, तो वो हो गया 4πr1²। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 4πr1²। तो इनर सरफेस पे चार्ज आ गया माइनस का Q अपॉन 4πr1²। अब अगर तुम आउटर सरफेस पे निकालोगे तो अंदर वाली सरफेस पर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो बाहर वाली सरफेस पे क्या कितना चार्ज आएगा, इंडक्शन की वजह से प्लस का Q। तो आउटर सरफेस पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं चार्ज डेंसिटी का, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का Q अपॉन 4πr2²। तो ये आ गई आउटर सरफेस पर, और ये वाली वैल्यू जो आ गई वो आ गई इनर सरफेस पर। ठीक है। तो इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये आंसर हो गया इनर सरफेस का, ये आंसर हो गया आउटर सरफेस का। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड जरूर पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और आपके पास दो डाइपोल रखे हुए हैं। आपके पास दो डाइपोल जो हैं उनको एस्टेब्लिश कराया है, जिसमें कि एक डाइपोल जो है वो ये रखा हुआ है और दूसरा जो डाइपोल है वो वाई एक्सेस के अंदर रखा हुआ है। दूसरा डाइपोल वाई एक्सेस के अंदर रखा हुआ है, और इन दोनों डाइपोल के बीच में आपको 120 डिग्री का एंगल जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कि दोनों डाइपोल के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताइए कॉम्बिनेशन का क्या होगा। साथ ही साथ आपको टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, तो आपके पास एक डाइपोल ये हो गया, इसे नाम दीजिए P1, इसको नाम दे दीजिए P2। दोनों डाइपोल का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो ये आ गया P नेट। अब
दोनों के अंदर सेम चार्जेस है तो P1 P2 दोनों इक्वल हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डायपोल मोमेंट दोनों डायपोल के P दिए हुए हैं। और आपको नेट वैल्यू निकालनी है डायपोल की, तो जो नेट आएगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए लगा दीजिए अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1 और P1 P2 की वैल्यू P के इक्वल है। ये करते ही आपके पास नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू P के इक्वल ही आएगी, यानी नेट डायपोल मोमेंट सिस्टम का P के इक्वल हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम P sin थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्टर पर 60 डिग्री और टोटल एंगल ये 90 डिग्री का हुआ। तो जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल से जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 30 डिग्री का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में कहाँ दी हुई है, एक्स एक्सेस के अंदर, अलोंग द एक्स एक्सेस। तो आपके पास थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। जब आप यहाँ से टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क के लिए आंसर हो जाएगा P/2। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3 चार्जेस आपको दिए हैं, पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर। ए पर Q चार्ज रखा हुआ है, बी पर -4Q चार्ज रखा हुआ है और सी पर 2Q चार्ज रखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड आपको L दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क निकालने के लिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है। सिस्टम पे किया गया वर्क डन किसके इक्वल होता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और आपको क्वेश्चन के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ये चेक करिए कि कितने सिस्टम है। तो आपके पास होगा टोटल मिलाकर के 3 सिस्टम, क्योंकि 3 चार्जेस दिए हुए हैं ट्राइंगल पर, तो तीनों की एनर्जीज आप ऐड कर दीजिए। तो U1 प्लस U2 प्लस U3 कर दीजिए। U1 की वैल्यू ये हो गई आपके पास K Q इंटू 4Q माइनस के अंदर अपॉन L। सिमिलरली U2 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो हो गई -4Q इंटू 2Q इंटू K अपॉन L। सिमिलरली U3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो U3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास -K 2Q इंटू Q अपॉन L। तीनों को लेकर के ऐड कर दीजिए। तीनों को लेकर ऐड करते ही आपके पास सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आंसर आ जाएगा। तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी निकल करके -10KQ स्क्वायर अपॉन L। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। 3 नंबर वाले सेगमेंट के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि डाइपोल में होते हैं 2 चार्जेस, ये डाइपोल का सेंटर, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2 है। डायरेक्शन होती है डाइपोल की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ऐसा ही यूनिट आती है कूलाम मीटर निकल करके, यानी कि दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेकर के दोनों के बीच का जो सेपरेशन उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा निकल करके। इसकी ऐसा ही यूनिट होती है कूलाम मीटर। कूलाम का C कैपिटल बनेगा, उसके बाद मीटर। तो ये तो हो गई इसकी यूनिट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, और आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल आपने रख दिया। इस डाइपोल पे आपको टॉर्क निकालना है। तो ये डाइपोल का +Q चार्ज और ये डाइपोल का -Q चार्ज। अब +Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और -Q चार्ज पे फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये फोर्स डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, जिसकी वजह से डाइपोल थीटा एंगल पर टर्न कर जाएगा, तो उस पर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो टॉर्क की वैल्यू निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, इनको जोड़ दो आपस में। ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम दे दो BN। एंगल हो गया 90, ये एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस BN की वैल्यू होती है 2A sin थीटा राइट एंगल ट्राइंगल से। और टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो तुमने जो फोर्स निकाला उसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है 2A sin थीटा। अब आपके पास आ गया Q इंटू 2A, ये डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो फॉर्मूला बन गया टॉर्क का PE sin थीटा।
ये आ गया टॉर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव होकर के। एसआई यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर निकल करके। अब इस पार्ट के अंदर एक बात और पूछी जाती है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आया है पी साइन थीटा। अब इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री कर दें तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टीई। और अगर थीटा की वैल्यू को हम 0 डिग्री कर दें तो टॉर्क का आंसर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू को हम 180 डिग्री कर दें तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो भी टॉर्क का आंसर 0 आएगा। लेकिन फर्क इस बात का होता है, 0 डिग्री वाली जो कंडीशन होती है वो कंडीशन कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और 180 डिग्री वाली जो कंडीशन होती है वो कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इसके अंदर डेरिवेशन के अंदर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यही था जिसमें कि आपको डायपोल मूवमेंट के बारे में बताना था, साथ ही साथ आपको यूनिट बतानी थी, डायरेक्शन बताना था, और टॉर्क का डेरिवेशन निकालना था, और कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा ये सारी बातें पूछी गई थी। ये क्वेश्चन इस साल के लिए गारंटेड आ सकता है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को आपने बैटरी से चार्ज कर लिया, उसके बाद आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कैपेसिटर क्यू चार्ज दिया गया। उसके बाद आपने बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, कितना चार्ज होगा, और इसका कितना पोटेंशियल होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो ध्यान ये रखना कि जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, वो नहीं बदलता। बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ कितनी हो गई कैपेसिटी, के टाइम्स। अब बी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन सी। यहाँ पर चार्ज तो सेम है और कैपेसिटी जो है वो के टाइम्स हो गई है, तो जो वोल्टेज रिड्यूस होकर के आ गया वो कितना हो गया, 1/k टाइम्स। अगर एनर्जी निकालते हो तो एनर्जी निकालने के लिए लगाओगे Q² अपॉन 2C। चार्ज तो सेम है और कैपेसिटी जो है वो के टाइम्स हो गई है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनर्जी जो हो गई वो एनर्जी भी कितनी हो गई, 1/k टाइम्स। जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1/k टाइम्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं कि a capacitor is charged by using a battery which is then disconnected, a dielectric slab is introduced between the plates which results in, तो आंसर हुआ बी वाला, जिसमें कि वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा 1/k टाइम्स, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी यानी कि 1/k टाइम्स, लेकिन चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपसे कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q और एक 2Q। इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। इन दोनों के बीच में हम तीसरे चार्ज को रख रहे हैं, इस तरीके से रख रहे हैं कि दोनों स्मॉल q चार्ज जो हैं Q और 2Q, इन पे लगने वाला जो भी नेट फोर्स है वो 0 हो जाए। ऐसा करने के लिए हमको इस चार्ज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, यानी कि इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि स्मॉल q चार्ज से ये वाला चार्ज x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो 2Q चार्ज से कितना डिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया d माइनस एक्स पर, क्योंकि दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, d। अब अगर आपको नेट फोर्स इस वाले चार्ज पर 0 चाहिए तो 0 लाने के लिए करने का एक आसान तरीका देखो, यानी कि ट्रिक क्या है, हमें निकालना क्या था, जो Q वाला चार्ज है जो कि बीच में रखा हुआ है उसकी पोजीशन निकालनी थी। पोजीशन कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में पोजीशन निकालनी हो तो पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट में Q1/√Q1 प्लस √Q2 इंटू डी लगा दोगे। ये तो हो गई पोजीशन निकालने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें Q1 की वैल्यू कितने के इक्वल है, तो वो Q के इक्वल है, और Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके इक्वल है, तो वो 2Q के इक्वल है। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये दोनों वैल्यू जैसे आप उठा के इसमें पुट करते हो वो आंसर आ गया d/√√2 + 1।
और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालना हो तो तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए अगले रिलेशन का इस्तेमाल कर लो, जो होता है माइनस का Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। इस रिलेशन की मदद से आपके पास चार्ज कैलकुलेट होकर के भी आ जाएगा कि जो तीसरा चार्ज आपने लिया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और जो तीसरा चार्ज आपने लिया है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला तो पोजीशन निकालने के लिए काम करता है और ये वाला फॉर्मूला उस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वर्क करेगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन के अंदर गॉस थ्योरम के डेरिवेशन नहीं छोड़ने हैं। नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर वाला है एक तो, और दूसरा है थिन इनफाइनाइट वायर और प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये टोटल मिला के 3 डेरिवेशन अच्छे से याद करने हैं। एक गॉस थ्योरम के अंदर नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, तो ये नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसको कि आपने चार्ज दिया तो चार्ज अंदर भी होगा स्फीयर के और बाहर भी होगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के आते हैं यहाँ पर तो वैल्यू आती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड के लिए। इनसाइड का मतलब होता है आर लेस देन आर। कैपिटल आर जो है वो स्फीयर की रेडियस है और स्मॉल आर वो पॉइंट है जहां आप निकालना चाह रहे हैं। तो इनसाइड के लिए ये वैल्यू आती है। इनसाइड के लिए ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। इसका एक ग्राफ याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप आर के साथ ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो आता है वो कुछ ऐसा आता है, ये इनसाइड के लिए आता है और बाहर वाला ग्राफ आउटसाइड के लिए होता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन दिए हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन इनमें से रिपीट हो जाते हैं।